दोस्तों नमस्कार। आज हम अपनी आईपीसी की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अभी तक सेक्शन 20 तक पढ़ चुके हैं। अब हम आगे की कहानी शुरू कर रहे हैं। तो आगे की कहानी जो सेक्शन 21 बोलती है, सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करते हैं। अब पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं, क्या काम होता है, ये सब चीजें समझने की जरूरत तो नहीं। आपको ये याद करना पड़ेगा कि भैया पब्लिक सर्वेंट कितने हैं दिए गए हैं अपनी आईपीसी में और उसको कैसे याद करना है। तो मैं आपको ट्रिक से बता सकता हूं। पहला वाला तो आपका क्या है, रिपीट है। पहला वाला क्या है आपका, रिपीट है। और पब्लिक सर्वेंट की जो पब्लिक सर्वेंट जो अपन पढ़ेंगे तो वो आईपीसी में 172 से 190 में पढ़ेंगे, ठीक है। और कहां-कहां देखने मिल सकता है अपन को पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी, एक तो 353 में भी मिल सकता है और कहां मिल सकता है 332 में भी मिल सकता है, एक तो कहां मिल सकता है 333 में भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये अपनी कहानी यहाँ पे मिल सकती है अपने को, ठीक है। अब आगे की कहानी मतलब पब्लिक सर्वेंट आपको आईपीसी में यहाँ देखने मिल सकते हैं, ठीक है। अब पब्लिक सर्वेंट कैसे याद करना है इस पे ही चर्चा कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है वो पहला पॉइंट है कमिश्नर। कौन है, कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर ऑफ पुलिस इन मिलिट्री, कमिश्नर ऑफ पुलिस। देखिए आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है भारत की नौसेना वायुसेना का हर एक आयुक्त ऑफिसर के बारे में बात बोला है। तो कमिश्नर ऑफिसर के बारे में बात बोली, ठीक है। किसके बारे में बात बोली है, कमिश्नर ऑफिसर के बारे में बात बोली। दूसरा जो अपना है, दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरे बोलते हैं भैया मतलब पहला रिपील्ड है, ये दूसरा है। पहला क्या है, रिपील्ड है अपना, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। ये तीसरे में क्या है, जज। तीसरे में क्या है अपना, जज है तीसरे में, ठीक है। चौथे में क्या है, चौथे में कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। पांचवे में क्या है अपना, पांचवे से याद रख लेना पंचायत, क्योंकि पंच 5 लोगों से मिलकर बनती है, ठीक है। छठवे में अपना क्या है, छठवे में आर्बिट्रेशन। काम नहीं बने तो अपन तीसरे के पास एक और ऐड कर लो, आर्बिट्रेशन। सातवें में क्या है अपना, सातवें में एवरी पर्सन जो कि क्या करता है, कन्फाइनमेंट करे, सदोष परिरोध करने के लिए, रखने के लिए, ठीक है। तो एवरी पर्सन लाइन, ठीक है, ड्यूटी है उसकी, ठीक है। आठवें में अपना क्या है, आठवें में सरकार का ऑफिसर जिसका कर्तव्य है कि वह अपराधों की क्या दे, इत्तला दे। तो क्या गवर्नमेंट ऑफिसर बोल सकते हैं। ड्यूटी क्या है, डन। इतनी अगर कहानी हुई है तो फिर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े। चलो ये क्लियर, नोट भी करते जाना धीरे धीरे, ठीक। आगे बढ़ते देखो इसको कैसे याद करेंगे। पहले में नौसेना वायुसेना को बुलाते हैं अपन, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर इनसे काम नहीं बनता तो फिर अपन किसका सहारा लेते हैं, अपन जजों का सहारा लेते हैं। फिर जज के बैठने की जगह के बारे में बात करते हैं कि भैया नौसेना तो ठीक है बाहर रहती है, तो जज कहाँ, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर उसके बाद बात करते हैं कि भैया अब इनसे काम नहीं बन रहा तो गांव-गांव जाके किसको, एक पंचायत नियुक्त करेंगे। पंचायत से भी काम नहीं बना तो फिर आर्बिट्रेशन पे आ गए, और आर्बिट्रेशन पे बोलते हैं कि भैया अब ये सब चीजें अपन ने कर ली तो अब इंफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए अपन को, एवरी पर्सन। एवरी पर्सन में प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि भैया किसी को सदोष परिरोध रखे रहे, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट की मतलब जो उसकी ड्यूटी है अपराधों की इत्तला देना, उसके बारे में बात होगी। अब 9 की बात करते हैं। 9 से आप सीधा सीधा याद कर लेना, हर ऑफिसर धन संबंधी दस्तावेज संबंधी विवरण रखे, मतलब जो क्या रखे अपना, अभिलेख रखे, रिकॉर्ड रखे, ठीक है। कौन से, धन संबंधी हो गया, ठीक है, पेकुलियरी जुरिडिक्शन से संबंधित मामले हो गए, ठीक है। और ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट वगैरह, तो इसका क्या हो गया, उसका ऑफिसर, ये भी क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। 10वें में क्या याद कर सकते हैं अपन, 10 से याद कर सकते हैं एवरी ऑफिसर ग्राम नगर जिसमें जिले के धर्मनिरपेक्ष के सामान, मतलब कोई भी अब जैसे ट्रस्ट वगैरह चलता है मंदिर का, ठीक है, उससे संबंधित अगर कोई दस्तावेज रखे तो वो भी क्या कहला सकता है, पब्लिक सर्वेंट कहला सकता है। तो 10 में धर्म की बात बोली गई है कि धर्म संबंधी दस्तावेज हैं, ठीक है। एक ट्रिक है ये कि मेन चीजें देख के आप पूरी लाइन याद कर सकते हैं, ठीक है।
ये कोई ऐसी स्पेसिफाइड बनाई नहीं, सिर्फ एक ट्रिक बना रहा हूँ कि एक लाइन उठा ली और इससे पता कर लेंगे कि इसमें धर्म है, इसमें विवरण है, 8 वाले में एवरी पर्सन है, इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद क्या है 11वां क्या बोलता है, लोकल अथॉरिटी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, लोकल अथॉरिटी के बारे में बात करता है। चलिए, तो अपन ने पूरे पब्लिक सर्वेंट पढ़ लिए हैं। ठीक है, टोटल मिला के कितने बताए गए हैं अपने, 12 बताए गए हैं, जिसमें से एक रिपील्ड बताया गया है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि 12वें वाले में बोल रहा है कि एवरी पर्सन जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है, ये करता है, वो करता है। ठीक है, तो एवरी पर्सन जो सरकार के खिलाफ वेतन प्राप्त करता है, ठीक है, केंद्र और प्रांत के अधिनियम स्थापित कंपनी अधिनियम में यथा परिभाषित कंपनी की डेफिनेशन में आता है और कंपनी से क्या करता है, सरकारी कंपनी से वेतन प्राप्त करता है, तो वो भी क्या कहलाता है, पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। अब इसमें जो बोला गया है नगर पालिका का जो आयुक्त है वो पब्लिक सर्वेंट है। इसमें बोला है नगर पालिका का जो आयुक्त है वो पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन ये है कि नगर पालिका का कर्मचारी क्या पब्लिक सर्वेंट है। नगर पालिका का अगर आयुक्त पब्लिक सर्वेंट है तो नगर पालिका का कर्मचारी भी पब्लिक सर्वेंट होगा। ये एक केस था गुजरात वर्सेस एमपी द्विवेदी, गुजरात वर्सेस एमपी द्विवेदी। ठीक है, कर्मचारी को ही बताया गया है नगर पालिका की। ठीक है, दूसरी चीज, सरकारी कर्मचारी लोक सेवक है या नहीं। सरकारी कर्मचारी पदस्थापना पर नियुक्त है, वह लोक सेवक है या नहीं। तो एक केस आया था इसके लिए, एसएस धनोवा का केस, एसएस धनोवा वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि भैया सरकारी जो कर्मचारी है वो लोक सेवक नहीं है। कंडीशन ये थी कि भैया पदस्थापना पर नियुक्त है तो लोक सेवक नहीं है। उस टाइम पे बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक लोक सेवक है या नहीं। बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक लोक सेवक है या नहीं। तो बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक लोक सेवक नहीं है। इसके लिए भी एक केस आया था, वो केस आया था AR पुरी वर्सेस राज्य 1969। देख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा और नीचे लिख देता हूं, AR पुरी वर्सेस राज्य 1969, जिसमें बोला गया था कि बीमा कंपनी का सर्वेक्षक लोक सेवक नहीं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण केस लो है, जैसे एमएलए लोक सेवक नहीं है लेकिन एमपी लोक सेवक हैं। ठीक है, तो इनके पीछे कुछ लॉजिक है। जबकि ठीक है, और जो नगर पालिका का आयुक्त जो उसमें लिखा है ना आपकी वेरिएंट में, उसमें भी एक आप केस लो लिख लीजिए, गुजरात वर्सेस एमपी का केस है। उसमें गुजरात वर्सेस एमपी यही वाला जो केस है, उसमें भी यही वाला केस आया। ठीक है, चलो आगे कहानी। एमएलए लोक सेवक नहीं है, कौन से केस में आया था, कौन से केस में है, RS नायक वर्सेस आंतुले। एमएलए लोक सेवक नहीं है, कौन सा केस, पब्लिक सर्वेंट नहीं है, नायक आंतुले। ठीक है, ये वाली चीज आ गई। उसके बाद नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के केस में भी बोला गया था कि एमपी लोक सेवक हैं। इस सब चीजों की बात हो गई है, बहुत सारे केस हैं, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा उन पे। ठीक है, चलिए 22 स्टार्ट करते हैं। 22 बहुत ही सिंपल कहानी है, एक बार डायरेक्ट रीडिंग कर लीजिए। आइए, क्या लिखा है, लिखा ये है कि मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉपियर प्रॉपर्टी every description except land things attached to the earth and permanently
फास्टेन एनीथिंग विच द अटैच टू द अर्थ। मतलब क्या बोला है, इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति, हर भांति की मूर्त संपत्ति, दो तरीके की संपत्ति है, एक अमूर्त संपत्ति होती है और एक मूर्त संपत्ति होती है, एक टेंजेबल होती है और एक इंटेंजेबल होती है, ठीक है। दो तरीके की होती है, जिसे छू सकते हैं, ठीक है, और ठीक है इस टाइप से रहती है प्रॉपर्टी। जो मूवेबल होती है, मूवेबल होती है, एक मूवेबल होती है। अपन इसमें पढ़ रहे हैं मूवेबल के बारे में। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी में जो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है? मूवेबल प्रॉपर्टी, चलिए 22 सेक्शन क्या इसके बारे में बात कर रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। चलिए इसके अंदर इंक्लूड क्या है? इसके अंदर इंक्लूड क्या है? कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टी कैसी होती है? टच, जिसको अपन क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, ठीक है। ये भी जो अटैच है इंक्लूड नहीं, मतलब जो अटैच है, अटैच प्रॉपर्टी अगर जैसे भूमि से बद्ध है वो क्या नहीं है? मूवेबल नहीं, ठीक है, वो क्या नहीं है? मूवेबल नहीं है, ठीक है, इंक्लूड नहीं है, इसमें भी इंक्लूड नहीं। चलिए तो डेफिनेशन नॉट एग्जॉस्टिव, यही बोल सकते हैं ना अपन कि डेफिनेशन नॉट एग्जॉस्टिव, पूर्ण डेफिनेशन है नहीं है, ठीक है। अगर आपको पूर्ण डेफिनेशन चाहिए है तो टीपीए की सेक्शन से देख लीजिए, जिसमें बताया गया है कौन सी प्रॉपर्टी मूवेबल होती है। और अगर आपको चाहिए है तो छत्तीसगढ़ की जो अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें भी सेक्शन 6 और सेक्शन 9 में देखेंगे तो मूवेबल और इमूवेबल के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही शानदार टॉपिक 23 सेक्शन 23 पे बात। क्या बात करता है सेक्शन 23? सदोष अभिलाभ और सदोष हानि के बारे में, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के बारे में बात करता है। तो पहला जो पॉइंट है उसमें वो बोला गया है रॉन्गफुल गेन, सदोष अभिलाभ, ठीक। सदोष अभिलाभ के बारे में बात की गई। क्या कहलाता है सदोष अभिलाभ? क्या लिखा? विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति का अभिलाभ है जो वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। मतलब द लॉस ऑफ अनलॉफुल मींस ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लॉसिंग इट इज लीगली इंटाइटल। किसकी बात करता है सदोष अभिलाभ? मतलब अपन देखेंगे इसमें गेन, पहली चीज तो गेन क्या है? इसका जो गेन है, गेन का जो मीनिंग है वो, गेन का जो मीनिंग है वो मीनिंग कैसा निकला है अपना? अनलॉफुल। वो मीनिंग कैसा है? अनलॉफुल तरीके से है, अपन को क्यों प्राप्त हो रही। अब ये गेन कैसे प्राप्त होता है? गेन प्राप्त होता है अपन को, अपन इंटाइटल नहीं है उस चीज के, तब भी अपन क्या कर रहे हैं? उससे लाभ कमा रहे हैं, तो नॉट लीगली इंटाइटल। ये भी डन, आगे बढ़ो। मतलब वैध रूप से हकदार नहीं है अपन, वैध रूप से हकदार ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था रॉन्गफुल गेन के बारे में। चलो अब रॉन्गफुल लॉस के बारे में बात करते हैं। रॉन्गफुल लॉस क्या है? मतलब सदोष हानि। सदोष हानि की कैसी है? मतलब लॉस मींस वो भी अनलॉफुल, लॉस मींस वो भी क्या होगा अपना? अनलॉफुल है। लेकिन यू भी आर, लेकिन ऊपर का बैठा रहा हूं, नीचे आपको दिखेगा नहीं।
अनलॉफुल, लेकिन क्या यू वेयर लीगली, यू वेयर नॉट लीगली टू एंटाइटल, ठीक। चलिए, तो आप क्या समझे फिर? अब पढ़िए सदोष हानि। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी हानि जो वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। विधि विरुद्ध रूप से हानि। अब चलिए, ये दोनों चीजें आपने समझ ली कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब मैं आप थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। क्या होता है जब इंसान चोरी करने जाता है, ठीक है, जब चोरी करते हैं तो चोरी में एक पॉइंट है डिसऑनेस्टली। क्या वर्ड है वहां पे? डिसऑनेस्टली। इंटेंशन होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, विदाउट कंसेंट होनी चाहिए, पोजीशन से होनी चाहिए। ये सब चीजें चोरी की एसेंशियल कंटेंट में आती है। उसमें जो मेन पॉइंट बोला जाता है कि भैया आपका जो इंटेंशन होना चाहिए वो डिसऑनेस्ट होना चाहिए, बेईमानी हो पूर्वक आपका इंटेंशन होना चाहिए, तब आपकी चोरी समझी जाएगी। तो जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसमें रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन, क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन जब अपन 24 पढ़ेंगे डिसऑनेस्टली, तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि बेईमानी एक ऐसा असर है जिससे अपन को रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन हो सकता है। इसके बारे में बात करी गई। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन चोरी में रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन होना आवश्यक है क्या? ठीक। तो अगर जैसे कि आप बोलोगे अगर कि जी सर डिसऑनेस्ट इंटेंशन में रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन होना आवश्यक, तो मैं आपको बता दूं कि रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन होना आवश्यक नहीं है, सिर्फ इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना आवश्यक है। जैसे कि ये डस्टर है और मैं आपसे बोलूं उधर देखो, और मैं जैसे डस्टर ऐसे छुपा लूं और आपने तुरंत 1 सेकंड बाद देखा और मैंने फिर वापस ऐसा कर दिया, तो आपको कुछ रॉन्गफुल लॉस या गेन हुआ? लॉस या गेन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन मूव तो हो गई ना प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी की मूव होना किसमें आ जाती है? अपनी चोरी में आ जाती है। विदाउट कंसेंट भी हुई थी, आपके पोजीशन से भी हुई थी, इंटेंशन डिसऑनेस्ट था, मतलब आपकी चोरी कैसी हुई? कंप्लीट। लेकिन आपको क्या नहीं हुआ? रॉन्गफुल लॉस और गेन नहीं हुआ। ठीक है। तो अब जैसे कि रॉन्गफुल लॉस क्या होता है? रॉन्गफुल लॉस जैसे आपने ये प्रॉपर्टी चुराई, अब चुराने के बाद आपने अपने पोजीशन में अपने लाभ के लिए नहीं रख के आपने क्या किया? आपने इसको फेंक दिया। अब आपने इसको फेंक दिया तो आपको तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन अदर पर्सन जिसकी आपने चोरी करी थी उसको क्या हो गया? हानि हो गई, और वो हानि कैलकुलेट होगी आपकी रॉन्गफुल लॉस। तो ये इतना समझ में आया होगा आपको 23 का। चलिए, तो कल हम 24, 25 के साथ मिलते हैं।